एग्जाम शूटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल। आज फिर शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इक्वेशन को इक्वेशन क्यों कहते हैं, इक्वेशन वर्ड को क्यों यूज में लिया गया है। तो इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा इक्वल, इसका मतलब है यानी LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन वर्ड यूज में लेते हैं। तो बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक का मतलब है यानी कि आप सिंबल्स यूज करेंगे और फॉर्मूले, यानी सिंबल और फॉर्मूले यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का, उसे ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में चेंज में आते हैं, यानी दोज सब्सटेंस विच अंडरगो अ चेंज, यानी वे सब्सटेंस जिनमें कुछ चेंज हो रहा है, वे सब्सटेंस जिनमें कुछ चेंज हो रहा है वो होते हैं रिएक्टेंट, और इनको लिखा जाता है LHS में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। जबकि चेंज के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, यानी कि फॉर्म्ड सब्सटेंस, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, और इनको लिखा जाता है RHS में, यानी कि राइट हैंड साइड में। और इन बिटवीन LHS और RHS के बीच में हम एक एरो को बनाते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि ये होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं ये वर्ड इक्वेशन हो सकता है, स्केलेटल इक्वेशन हो सकता है और बैलेंस इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन क्या है। वर्ड इक्वेशन में, ठीक है, इसमें किसी भी सिंबल का हम यूज नहीं करते हैं, ये केवल वर्ड्स के थ्रू शो किया जाता है, यानी इन विच चेंजेज आर शोन थ्रू वर्ड्स, यानी कि केवल चेंज जो भी हो रहा है, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको हम वर्ड्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, केवल वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सिंबल या फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं। स्केलेटल इक्वेशन क्या है। स्केलेटल इक्वेशन में हम सिंबल का तो यूज करते हैं, सिंबल तो यूज करते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं होता है, इसलिए इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये मैंने कल ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस्ड इक्वेशन ही फॉलो करता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन कैसे होंगे। मान लीजिए आपको लिखना है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ हमने किसी भी सिंबल का प्रयोग नहीं किया है, केवल हमने इसके एलिमेंट को लिख दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसने फॉर्म किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। वहीं अगर हम स्केलेटल इक्वेशन की बात करें, सेम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। ठीक है, ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन। पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन तो 2 एटम है, लेकिन यहाँ केवल एक सिंगल एटम है, यानी कि स्केलेटल इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस होता है, वो बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। इसीलिए तो हम बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन, इसी को हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं कि ये मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म किया MgO। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 मैग्नीशियम है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, तो हमने यहाँ इसको 2 से बैलेंस किया। अब यहाँ Mg भी 2 हो गए, यहाँ हम 2Mg कर दिए। अब देखिए यह एक बैलेंस इक्वेशन है, तो यह एक बैलेंस्ड इक्वेशन है और यही एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी यही एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन पहले हम रिप्रेजेंट करते थे, तो केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशंस थे, उन केमिकल इक्वेशन से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो नहीं मिल पा रही थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती थी। देखिए, लेकिन हमने उसमें फिर करेक्शन क्या किया गया, जो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन से जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बनाया गया, क्या रिप्रेजेंटेशन हम यूज करने लगे, मैं साथ में वो भी आपको बताते चल रहा हूँ। तो हमें ये जानकारी नहीं मिलती थी, फिजिकल स्टेट किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की नहीं मिलती थी कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये जानकारी हमें नहीं मिलती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, तो उस सब्सटेंस के, मान लीजिए जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है, उस सब्सटेंस के यहाँ लोअर स्क्रिप्ट में अगर सॉलिड है तो S लिखते हैं, लिक्विड है तो L लिखेंगे, गैस है तो G लिखेंगे, और अगर वेपर है तो V लिखेंगे। इस तरह से हम उसके फिजिकल स्टेट की जानकारी लेते हैं। दूसरा है कि कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और अफेक्टिंग द रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ, जो प्रेशर है, जो कैटलिस्ट है, वो किस तरह से रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो उसके लिए हम क्या तरीका निकाला गया, उसके लिए ये किया गया कि जो रिप्रेजेंटिंग एरो है, जो एरो है उसके ऊपर ही हम ये लिख लेते हैं कि कैटलिस्ट क्या है, टेम्परेचर कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, टेम्परेचर कितना इन्वॉल्व है, या जो भी प्रेशर है वो कितना है। जैसे आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि C2H4 ये एक गैस है, यहाँ लिख दिया फिजिकल स्टेट, ये है इथाइलिन। H2 ये भी एक गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब एरो पे हमने दिखा दिया कि निकिल कैटलिस्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, निकिल। टेम्परेचर इस रिएक्शन का 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें बन रहा है जो वो इथेन, ठीक है, इथेन गैस बन रहा है। तो इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं मिल रही थी, उसका करेक्शन भी क्या कर लिया गया, उस एरो पे ही टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के बारे में जानकारी दी जाने लगी। तीसरी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन से क्या मतलब है कि वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, ठीक है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया कि जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4 है, ये रिएक्शन कर रहा है जिंक से और बना रहा है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो ये H2SO4 डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, इसके बारे में जानकारी हमें यहाँ से ही मिल जाएगी। बात समझ में? यानी हम रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट है उसके बगल में ही कंसंट्रेशन उसका मेंशन करेंगे कि ये कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है। इसी तरह से नेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या नेचर है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, पहले ये जान लें। रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर से प्रोडक्ट टूटकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टूट के क्या बना रहे हो, रिएक्टेंट बना रहे हो। जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो इसे ही बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर ये केवल एक ही तरफ हो रहा हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, तब ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं
इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरो का यूज करते हैं। अगर रिवर्सिबल है तो हम इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं, और अगर इर्रिवर्सिबल है तो ये डायरेक्शन होती है। अब एक इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस ये फॉर्म करते हैं अमोनिया गैस। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। जब ये क्लोज कंटेनर में हो रहा हो, इसको बैलेंस कर लेंगे, ये 2NH3 ये 3H2। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बैलेंसिंग भी बताने वाला हूँ कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। चौथी बात करते हैं हीट चेंजेज एकम्पनिंग द रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो अगर कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट प्लस हीट और ये प्रोडक्ट बना दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ हीट एनर्जी कहाँ इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट साइड में इन्वॉल्व है। हीट एनर्जी रिएक्टेंट साइड में इन्वॉल्व है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन वहीं अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है लेकिन हीट एनर्जी आपको प्रोडक्ट साइड में मिल रहा हो, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनर्जी रिलीज का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये थे कुछ उसके लिमिटेशंस और उसको कैसे करेक्ट किया गया है उसके तरीके। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम बात करने वाले हैं अब हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम अब बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ में दिमाग में आएगा कि बैलेंस क्यों करना है, क्यों हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। टू ओबे द लॉ, कौन सी लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए एंटन लेवोसियर साहब का ये लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं और फॉलो अभी तक करना है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इंपॉर्टेंस है। इसको ही ओबे करने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस तरह से आप एक कॉलम बनाइए। ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर, किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिस भी साइड में एलिमेंट इन्वॉल्व हैं जो वो लिखिए। दूसरे कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन LHS। ठीक है, LHS जिसमें यानी कि रिएक्टेंट साइड में, और नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन RHS। एटम या एटम्स हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एक एलिमेंट के जितने एटम LHS में हैं, RHS में हैं, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कार्बन मैंने यहाँ से लिया है, ये वाला अभी कर रहे हैं पहले नंबर पे। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया है। अब देखिए ये आपका LHS है और ये है RHS। ठीक है, LHS में कार्बन कितने हैं, 1 है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 लिख दिया। इस साइड में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 1, 3 है और हाइड्रोजन 2 है। देखिए अभी आपके पास क्या क्या है, कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बैलेंस करने वाले
हाँ बैलेंस करने वाले हैं। हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन आपका यहाँ 3 है, ठीक है, ये हो गया, अब सही है। तो आप सबसे पहले बैलेंस करने वाले हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, चलिए इसको भी 4 कर लेते हैं। इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी अब 4 हो गए। ये तो 4 हो गया, लेकिन साथ में ये भी एक बढ़ गया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या तो 4 हो गई, तो ऑक्सीजन भी साथ में 2 हो गया, ठीक है। पहले यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, अभी यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इस तरह से ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको ऑक्सीजन 2 मिल रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गए 4। इस तरह से आप देखेंगे कि एक जो बैलेंस इक्वेशन आपको मिल गया वो मिला है CH4 + 2O2 फॉर्म हुआ है CO2 + 2H2O। ये है आपका केमिकल इक्वेशन। अगर मैं ये सब हटा दूं, केवल केमिकल इक्वेशन आपको दिखे, तो ये रहा केमिकल इक्वेशन जो आपने बैलेंस कर लिया है। CH4 + 2O2 और CO2 + 2H2O है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं C2H4 + H2, तो आपको कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ? एक तो कार्बन मिल रहा है और एक हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब इस वाले को हम कर रहे हैं सेम कॉलम में। तो कार्बन यहाँ कितने हैं? आप देख पा रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 + 2 6। इधर देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। ये खुद ही अपने आप में बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब यहाँ से एलिमेंट को हटाते हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और इधर कितने हैं? दोनों ही 1-1 हैं, यानी दोनों को अगर 1-1 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों ही 2-2 हो जाएंगे। अब ये और ये दोनों ही 2-2 हो गए। देखिए दोनों तरफ से इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी आप अब एक बैलेंस इक्वेशन पाएंगे N2 + O2, ये फॉर्म किया 2NO, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर ये लिखा है N2O, ठीक है, यानी नाइट्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। लेकिन अगर सेम चीज़ हम NO लिख के यहाँ 2 लिखते हैं, इसका मतलब है नाइट्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी क्या है? 2 है। जो यहाँ होगा यानी कि कोफिशिएंट में यहाँ आएगा वो दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 1 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 लिख लिया। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 लिख लिया, ठीक है। बैलेंस करेंगे। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 इधर और 2 इधर 8, ठीक है। अब इसको आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस करिए। कार्बन में अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो गया। अब यहाँ देखिए आपने 6 लगा दिया, तो ये 6 तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन भी साथ में 12 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए? 12 और एक 13, यानी हो गया 10 बढ़ गया, 13 हो गया, ठीक है। और इधर अभी ऑक्सीजन 12 ही है। चलिए हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर 12 है और इधर कितने हैं? 2। अगर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमने क्या किया है? 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गए 12। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। अब बचा क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हमें बराबर करना है, ठीक है। 6 to 8
और यहाँ आपके ऑक्सीजन कितने हैं 12 और ये 6, तो ये टोटल हो गए 18। ठीक है, 18 ऑक्सीजन उधर है और यहाँ आपके 12, 6 to 8। आपको इधर भी 18 करना है, आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 12 और 6 18। बात समझ में आया? यानी कि आपका 8 तो पहले से था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 ऑक्सीजन हो गया और ये 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो ये हो गया 18, तो ये भी 18 हो गया। तो दोनों ही तरफ आपको ऑक्सीजन 18 मिल गया। तो यानी आप एक बैलेंस इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या बैलेंस इक्वेशन बनेगा? CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर रहे हैं, आपने यहाँ 6 कार्बन लगाया तो कार्बन बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन भी आपको यहाँ 6 करना है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 6 करना है, तब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार होगा। ठीक है, लास्ट और फाइनली हम बात कर लेते हैं एक N2 प्लस H2 की। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, और इधर आपको कितना मिल रहा है? नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करना है। नाइट्रोजन इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 2 हो गया, लेकिन साथ में ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। ये भी क्या हो गया? साथ में 6 हो गया। ठीक है, तो इधर अब देख पा रहे हैं ये तो बैलेंस हो गया है, लेकिन ये अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो आपका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनने वाला है वो N2 प्लस 3H2 और ये फॉर्म करेगा 2NH3। इस तरह से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं थर्ड वाला आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो थर्ड वाले में देखिए एलिमेंट क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 3 है। तो ध्यान रखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए इधर कितने हैं? कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, 1, 3, और इधर कार्बन ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। ठीक है, यही है। यहाँ कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 to 8। अब देखिए करना क्या है, कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये 6 हो गया। कार्बन को जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन भी कितना हो गया? यहाँ 12 हो गया। ठीक है, ये 12 और एक ये 13, तो यहाँ 12 + 1 ये 13 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी ये 8 है, तो इसको क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन इधर कितने हैं? 12 है। तो हम इसको क्या करते हैं? यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ये भी 12 हो गया, ये भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन भी साथ में 6+ हो गया, यानी ये 12 था और ये 6, तो ये टोटल करंटली हो गए 18 और अभी ये 8 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये ऑक्सीजन पहले से 6 है, ठीक है, और ये 2 8। अब यहाँ पे अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 12 हो गया प्लस ये 6, तो ये 12 + 6 ये हो जाएगा 18। इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप क्या लिखेंगे? 6CO2 + 6H2O फॉर्म करेगा C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन। ये हो जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है।